स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हिम रसखलन के बारे में, जिसको स्नो एवलांचेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसको स्नो एवलांचेस के बारे में भी जाना जाता है। ठीक है, या फिर इसको अलग नाम से भी बुलाते हैं द फॉलिंग स्नो डेविल्स। ठीक है, गिरते हिम दैत। इसका इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि हिमालय पे क्या होता है कि जब ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पे जम जाते हैं ठंड पड़ने के, एक्चुअली आप जानते हैं कि हिमालय पे या फिर ऐसे एरिया पे काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बड़ी बड़ी जो पहाड़ें होती हैं वो पूरी की पूरी पहाड़ों पे बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, वही फिर क्या करती है, एक बहुत बड़े ग्लेशियर का फॉर्म ले लेती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि गर्मियों में जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो इनमें जो कमज़ोर जगह है या फिर जहाँ पे पानी का जमाव कम हुआ है, वहाँ पे क्या होता है, धूप पड़ने की वजह से वहाँ वो पिघलने लगती है। पिघलने की वजह से क्या होता है, वो टूटने लगता है। ठीक है, तो जो टूटने लगता है, टूटने का ही प्रोसेस क्या कहलाता है, स्नो अवलांच कहलाता है। ठीक है, या फिर हिमस्खलन कहलाता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं इसमें कि इसको रोकने के उपाय क्या क्या हैं। ठीक है, तो इसके रोकने के बहुत सारे उपाय हैं कि ऐसे जगहों पे हम क्या करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं या अधिक से अधिक वहाँ पे वन लगाएं, और जो भी वन लगा रहे हैं वो इस प्रकार की लकड़ी का लगाएं कि जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है, और ऐसी जगह पे क्या कर सकते हैं, ढालों को सीढ़ी नुमा पट्टियों में काट लें। ठीक है, उसके बाद क्या करें, वहाँ पे पाइल्स का प्रयोग करें और हर एक पाइल्स का दूसरे पाइल से 5 मीटर की दूरी पे रखें। ठीक है ना, हिम रसखलन के लिए क्या करें, वहाँ पे बाड़ लगा दें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कॉर्निस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे रीजन्स हैं जिसको हम इससे रोक सकते हैं। अब बात आता है कि इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, वहाँ पे प्रतिराधक दीवार, जिसको हम रिटेनिंग वॉल कहते हैं, रिटेनिंग वॉल का प्रयोग करें। वहाँ पे हम ऐसी संरचनाएं बनाएं जिनसे वो हमारा टूटे ना। ठीक है, और उसके मार्ग में जो भी चीज़ें आ रही हैं वो ना आए। ठीक है ना। अब उसके बाद इसमें अगला टॉपिक आता है कि बादल का फटना क्या है या फिर क्लाउड ब्रस्ट क्या है। अक्सर आप लोग सुनते हैं कि बादल फट गया, तो बादल फटने का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि जो बारिश होती है उसकी रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। रेट इन इंक्रीज ऑफ रेन इज कॉल्ड क्लाउड ब्रस्ट। ओके, तो इसमें सिर्फ इतना ही होता है कि ऐसा नहीं कि बादल फट के गिर गया। सिंपल सा चीज़ है कि बादल फट के तो गिर नहीं सकता। इसका मतलब ये है, कहने का सेंस, कि जो बरसात हो रही है उसका रेट काफ़ी ज़्यादा है। तो जब एक नॉर्मल रेट से ज़्यादा की पानी गिरने लगती है, ठीक है ना, एक फ्लैश फ्लड आ जाता है। आप ये कह सकते हैं फ्लैश फ्लड आ जाता है। ठीक है, फ्लैश फ्लड आ जाता है, वो क्या कहलाता है, वो हमारा बादल फटना कहलाता है। ठीक है ना, एक भारी मात्रा में बरसात का होना एक कम टाइम में या बहुत तेज़ बरसात होना, वो हमारा क्या कहलाता है, बादल फटना कहलाता है। ठीक है ना। उसके बाद अब आता है कि फॉरेस्ट फायर क्या होता है। ठीक है, ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फॉरेस्ट फायर क्या होता है, तो जैसे कि आप जानते हैं, जंगल जो है, जंगल में आग लग जाना किसी भी तरीके से हो, या मैनमेड तरीके से हो या नेचुरल तरीके से हो, वो हमारा कहलाता है फॉरेस्ट फायर। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे ये फायर लग सकता है। ये नेचुरल तरीका भी हो सकता है, ये मैनमेड तरीका भी हो सकता है। हो सके किसी इंसान की बदमाशी हो या फिर किसी जानवर के वजह से वहाँ पे आग लग गई हो, या वहाँ पे नेचुरल तरीके से पत्थरों के गिरने की वजह से और पत्थरों के रगड़ खाने की वजह से लग गया हो। या अगला रीज़न ये है कि अल्ट्रावायलेट रेज किसी सूखी पत्तियों पे ज़्यादा देर तक पड़ने की वजह से भी आग लग गया है। ठीक है ना। अब आग लगने के कुछ निम्न कारण हैं, वो हम जान सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताए हैं कि कोई चारावाही हो या कोई लकड़वाहा हो, वहाँ पे अगर वो सिगरेट पी रहा है या किसी भी तरीके की वहाँ पे आग ताप रहा है, तो इसकी वजह से भी वहाँ पे आग लग जाती है। ठीक है, आग लगने के और भी सारे रीज़न हैं। वन के बगल में अगर किसी का घर है, कोई खाना बना रहा है, तो उसके थ्रू भी आग लग सकता है। ठीक है, और मैं आपको बताया है कि जो पेड़ के छाल होते हैं, पेड़ के छाल आपस में टकरा के भी उसमें बहुत सारे रेजिन्स निकलते हैं, उनसे भी आग वहाँ पर लग सकती है। ठीक है, अब बात आती है कि जो वहाँ पर आग लग रही है उसके प्रकार कितनी होती है। तो ये मेनली 4 श्रेणियों में होता है। पहला होता है अंडरग्राउंड फायर। अंडरग्राउंड फायर का मतलब क्या है, ये जो आग होती है इसे मक फायर भी कहते हैं। ठीक है ना, ये काफ़ी तीव्रता की अग्नि होती है जो जंगली भूमि के नीचे विद्यमान रहती है और जैविक पदार्थों को जला के भस्म कर देती है। इससे क्या होता है, जो ज़मीन में मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम्स होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, मतलब जो भी उसमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो पूरी तरीके से जल के ख़त्म हो जाते हैं और उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। दूसरा आता है ग्राउंड फायर। ठीक है, पहला तो क्या था, सब ग्राउंड था, जो ग्राउंड के नीचे है। दूसरा आता है ग्राउंड। ग्राउंड में क्या होता है, ये मेनली सतह पे आग लगता है। सतह के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो आग लगती हैं और वो पूरी की पूरी जलने लगती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सरफेस।
सरफेस मतलब क्या है? सरफेस और ग्राउंड का मतलब आप समझिए। ग्राउंड मतलब क्या है? जो हमारा ग्राउंड है, जो हमारा भूमि है, भूमि पर ही लगता है। और सरफेस का मतलब क्या है? सरफेस का मतलब सरफेस के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो सबकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो सेम ही चीज़ है, हल्का सा अंतर है। उसके बाद आता है क्राउन फायर। क्राउन फायर का मतलब क्या होता है? जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं ऊपर की साइड, ये उनमें आग लग जाता है, ठीक है। इनके लिए प्रिकॉशन क्या बरत सकते हैं? प्रिकॉशन हम यही बरत सकते हैं कि जैसे ही आग लग गई है तो उसको रोकने का हम उपाय करें, उसको किसी न किसी तरीके से रोकें। और वहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं और जो इस तरह की चीज़ें हैं जिनसे गर्मी में आग लग सकता है, उनके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। और ऐसे लोगों का आना जाना वहाँ पे बिल्कुल मना कर दें जो किसी भी प्रकार की अलग एक्टिविटी करते हो जिससे वन में आग लग जाए, ठीक है। और अगर वन के बगल में कोई रासायनिक फैक्ट्री या किसी भी प्रकार की कोई फैक्ट्री है तो हम उसको भी वहाँ पे क्या करें, उसको भी हम वहाँ पे परमिट कर दें कि आप एक मात्रा में ही वहाँ से गैस या फिर केमिकल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सिटी फायर, शहर फायर से। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, अक्सर आप सुनते हैं किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से या फिर किसी भी रीजन की वजह से शहरों में आग लग जाता है, ठीक है। यह घटना बहुत ज़्यादा करके होती है। ये घटना किसी भी प्रकार से हो सके कोई इलेक्ट्रिकल खराबी की वजह से आग लगा हो, या फिर जो किचन के डक्ट से जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ से आग लग गया हो सके गैस की वजह से आग लग गया हो, किसी भी तरीके से आग लग सकता है। अब आग हमको नुकसान कब करता है? जब आग 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तब वो इंसान के शरीर को नुकसान करता है, ठीक है ना। अगर 120 से कम है तो वो इंसान के शरीर को पूरी तरह नुकसान नहीं कर पाएगा, 120 के ऊपर होगा तो ही नुकसान कर पाएगा, ठीक है। अब भवनों में आग लगने के क्या कारण हैं? तो भवनों में आग लगने के बहुत सारे कारण हैं। गैस लीकेज के से आग लग सकता है, जो डक्ट्स होते हैं उनसे आग लग सकता है, एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं उनसे आग लग सकता है, किसी इलेक्ट्रिकल खराबी की वजह से आग लग सकता है, ठीक है। अब बात आता है कि इंडस्ट्रियल प्रेसों में कैसे लगता है। तो इंडस्ट्रियल प्रेसों में जैसे कि हम जानते हैं वहाँ पे काम 24/7 चलता रहता है। तो वहाँ पे हीटर के थ्रू, फैन के थ्रू, शॉर्ट सर्किट के थ्रू बहुत सारे रीजन, हज़ारों रीजन है जिनकी वजह से आग लग सकता है। और उसके बाद अब आगे आता है कि जो नगरीय और आवासीय अग्नि के लिए क्या क्या सावधानियाँ बरतते हैं। तो इनके लिए सावधानी है, घर में आप इलेक्ट्रिक लिक्विड अर्थ करंट का यूज करें, ELIC जिसको बोलते हैं, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज करें। और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आते हैं कि जो आग लग गया है या फायर अलार्मिंग सिस्टम जिनको बोलते हैं, तो वो आपको मदद कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे ऐसे प्लग का प्रयोग करें जो हाई से हाई एम्पियर, हाई से हाई वोल्टेज का हो, जिसमें किसी भी प्रकार की हीट न जनरेट हो। हमेशा हमको ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज करना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छा हो, उसमें बिल्कुल भी रेजिस्टेंट ना हो। अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस कम से कम हो, ठीक है। अब बात आती है कि आग भड़काने पर बचाव उपाय, ठीक है। तो आग अगर बहुत तेज़ी से लग गया है तो उसके बचाव क्या क्या है। तो आप लोग जैसे जानते हैं फायर को बुझाने के लिए बहुत सारे तरीके आते हैं। जैसे आंसू गैस का आप नाम ले सकते हैं, उससे हम फायर को बुझा सकते हैं। हम धूल के मदद से बुझा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे गैस आते हैं उनके से बुझा सकते हैं। और हम चाहे तो अगर 101 पे चाहे तो फ़ोन करके दमकल की गाड़ियों को भी बुला सकते हैं बुझाने के लिए, ठीक है। और बाकी अगल बगल के जो भी लोग हैं वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। अब फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारे फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। जैसे क्या है, जन संबोधन व्यवस्था हो गई, अग्निशामक गैस दाबी हो गया। अग्निशामक गैस दाबी हर घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फायर अलार्मिंग सिस्टम हो गया, फायर हाइड्रेंट हो गया। फायर हाइड्रेंट तो मेनली हमारे वहाँ तो बहुत कम है, लेकिन बाकी कंट्रियों में सड़क के बगल में रेड कलर में 2 फीट की हाइट पे फायर हाइड्रेंट निकलता है। अगर आग लग जाती है तो आप वहाँ से इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी वाटर ले सकते हैं, ठीक है। जलाशय व गीली राइज का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पे हम पानी का छिड़काव करके बच सकते हैं, ठीक है। अब कुछ डाटा बताई गई है जो पिछले टाइम में जैसे जहाँ जहाँ पे आग लगा था, तो उसका ये कुछ डाटा है कि दिल्ली में के सिनेमा घर में आग लग गया था। ऐसे तमिलनाडु में श्री लंगम में आग लग गया था, तमिलनाडु के कुंभकोणम में आग लग गया था, मेरठ के मेले में आग लग गया था, दिल्ली के कम्युनिटी सेंटर में आग लग गया था। तो आग पे कब्जा हम नहीं पूरी तरीके से पा सकते, लेकिन फिर भी जितना है उसका उपाय करते हैं। अब आगे आता है वॉल्केनो के बारे में कि वो ज्वालामुखी क्या होता है। तो हम आपको बता दें, पृथ्वी का जो कोर होता है, पृथ्वी मेनली 3 पार्टों में डिवाइड है। पृथ्वी मेनली 3 पार्टों में डिवाइड होता है, ठीक है। ये ऊपर का भाग क्रस्ट होता है, ये वाला जो भाग होता है मेंटल होता है, और लास्ट का जो भाग होता है कोर होता है। तो या कोर और मेंटल के बीच में जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब पिघली अवस्था में होती हैं। और यहाँ पे हर एक प्रकार का मटेरियल पाया जाता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया,
बहुत सारे मटेरियल यहाँ पिघली अवस्था में पाए जाते हैं। तो जब इनके अंदर टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होता है, टेम्परेचर इनके अंदर बढ़ता है, तो इनके पे प्रेशर भी बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने की वजह से ये ऐसा कोई स्थान खोजते हैं जहाँ से ये निकल सके, ठीक है। तो जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, तो यही जब सरफेस पे आते हैं तो ये ज्वालामुखी का रूप ले लेते हैं, जिनको हम ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। तो ज्वालामुखी जो होता है ये सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है, एक्टिव वॉल्केनो कहलाता है। एक होता है डीएक्टिव या फिर डेड वॉल्केनो। डेड वॉल्केनो जो होता है ये क्या होता है, ये हमेशा एक्टिव नहीं रहता है, ये बहुत रेयर एक्टिव होता है या फिर बहुत कम टाइम में एक्टिव होता है, ठीक है ना। पृथ्वी पे लगभग 2 या से लेके 2,2500 तक के ज्वालामुखी हैं जो कि एक्टिव हैं। ये मेनली प्रशांत महासागर और महासागरों के अगल बगल ही होते हैं, जो भी मेनली पहाड़ी एरिया का है, पहाड़ी इलाकों में है, हम इनको पाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि एक डायग्राम है, इस डायग्राम में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की गई हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं स्काई डिजास्टर, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज की किरणें से जो सन रेज होते हैं, सन रेज से बहुत सारे हार्मफुल गैस निकलते हैं, उन्हीं में से एक है यूवी रेज, जिसको हम अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट खास करके इंसानों के स्किन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर ये डायरेक्ट स्किन पे लग जाए तो आपकी स्किन को जला देगा, लेकिन चूंकि बीच में ओजोन लेयर है, तो ये जो भी किरणें हैं वो सारी की सारी ओजोन से फिल्टर होके आती हैं। ओजोन से फिल्टर होने की वजह से ये इंसान शरीर को क्या करती है, काफ़ी हद तक बचाती हैं। और ये जो होती हैं ये मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड होती हैं। पहला ए होता है, दूसरा बी, तीसरा सी। ए वाला क्या होता है, निम्न ऊर्जा होता है, बी उससे ज़्यादा होता है, और सबसे खतरनाक सी होता है, ठीक है ना। जो बी वाला होता है वो 20 मीटर की गहराई को भेदन कर सकता है, और सी वाला है, सी वाला का जो होता है ये 35 से 50 तक होता है। ये 35 से 50 तक के मीटर को क्या कर सकता है, उसको बेच सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो मदद करती है वो हमारी ओजोन लेयर करती है। ओजोन लेयर, जैसे कि आप जानते हैं, ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर है जो कि हमारे पृथ्वी पे जो भी गैसें हैं, अब जो भी हार्मफुल चीज़ें हैं, ये उसको ना तो ऊपर जाने देती है, ना तो ऊपर से किसी ऐसे लेयर को नीचे आने देती हैं। तो ओजोन लेयर में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक फिल्टर हो जाती हैं, ठीक है। ओजोन 3 को O3 नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक प्राकृतिक वायुमंडल की संरचना है जो कि क्या करती है, फिल्टर का काम करती है। इसका मेन जो नाम है, यूनानी नेम ओजीन है। ओजीन को ही बाद में मॉडिफाई करके ओजोन बना दिया गया, ठीक है ना। ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और ये पृथ्वी से 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, ठीक है ना। इसकी जो यूनिट होती है वो डॉप्सन होती है। ओजोन को हम डॉप्सन में मेज़र करते हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे 960 मिलीमीटर मरकरी पर भूमि के गिर्द स्थित दाब पर की गैस पर 0.01 मोटी परत 1 DU मानी जाती है, ठीक है ना। अब 200 DU जो है वो हमारे मतलब अगर मोटाई है तो उसको काफ़ी संतोषजनक माना। 200 DU मतलब 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर अगर मोटाई ओजोन की है तो उसको काफ़ी ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है ना। तब यह ओजोन छिद्र माना जाता है, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हैं 200 DU कितना ज़्यादा कम है। 200 DU मतलब डॉप्सन बहुत ज़्यादा कम है। 2 मिलीमीटर अर्थात 2 मिलीमीटर ही हमारे लिए संतोषजनक है। लेकिन आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन ओजोन में क्या है, ओजोन में लोग कह रहे हैं छेद होते जा रहा है। छेद का मतलब ये है कि ओजोन की जो परत है वो पतली होती जा रही है और कुछ जगहों से परत गायब हो गई है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी ओजोन है, आप बहुत सारे न्यूज़ आप देखिए, रिसर्च है, आर्टिकल गूगल पे सर्च करिए, हमारा जो ओजोन लेयर है वो सेल्फ रिपेयरमेंट चालू कर दिया है। वो क्या कर रहा है, सेल्फ रिपेयरमेंट कर रहा है और अपने आप को बहुत हद तक वो क्या किया है, डेवलप कर लिया है, ठीक है। तो पोल्यूशन के कम होने की वजह से ओजोन ने क्या किया है, अपने आप को बहुत हद तक क्या कर लिया है, अपने आप को डेवलप कर लिया। अब ओजोन ख़राब क्यों होता है, आप जानते हैं हमारे वहाँ बहुत सारी फैक्ट्री और फैक्ट्रियों से बहुत खतरनाक गैसें निकलती हैं। उनमें से एक सबसे खतरनाक गैस है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मेनली केमिकल फैक्ट्रियों से निकलता है। जो हमारी एयर कंडीशनर होती है, फ्रिज होती है, ये इनसे निकलता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर होते हैं, इनसे निकलता है। और भी हमारे वहाँ बहुत सारे गैसें पाई जाती है, जैसे अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, एथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। तो इस तरह की जो गैसें होती हैं ये क्या करती हैं, हमारे सरफेस को पूरी तरीके से बेकार कर देती हैं, हमारे ओजोन को सरफेस को पूरी तरीके से बेकार कर देती हैं। अब ओजोन सरफेस का सेल्फ रिपेयरमेंट कैसे हो, तो ओजोन सरफेस का सेल्फ रिपेयरमेंट सिर्फ इस तरह हो सकता है कि हम ओजोन के सरफेस को फ्री छोड़ दें। जो हमारी फैक्ट्रियां हैं जिनसे पोल्यूशन हो रहा है
हम उनको क्या करें, कम से कम मात्रा में रिलीज करें या फिर कुछ दिन के लिए हम उनको पूरी तरीके से स्टॉप कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर खत्म होता है।